देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इस पाठ के अगले विभाग में अभी हम लोग आ गए हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभी इसके लिए क्या क्या किया जा सकता था और कंपनी ने क्या कदम उठाए हमारे शिक्षा के लिए। और सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। जितने भी पंडित लोग थे, और पंडित लोग हमेशा पढ़े लिखे रहते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत तो मतलब पंडित किसके लिए रहते हैं, क्योंकि वो कुछ सीखे रहते हैं, इसके लिए उन लोगों को सरकारी नौकरी पर रख दिया था। इसके बाद इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। अभी विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। अभी इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। अभी नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे जो थे वो खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासन की हीनता माना जाता था, यानी बच्चे वो अच्छा नहीं चाहता। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के जो भी बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। और यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। अभी उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया था कि नए स्कूल, कॉलेज और जो विश्वविद्यालय है वो खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करे। और इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम लोगों ने अध्याय 9 में पढ़ेंगे। और बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। अभी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का यह कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। अभी इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। और उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। और फिर महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा पक्षधर में थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे।
अभी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया था कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, एक चित्र हम लोग देख रहे हैं, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी और शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियां की एक टोली के साथ बैठे हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं हमने क्या सीखा इनके अंतर्गत। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, उसके बारे में लिखिए। ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए। और चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।